नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, पॉलिटी की लिस्टिंग को देखने के इस क्रम में आज हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पीछे से हम संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों को रिवाइज करते हुए आ रहे थे। टेबल के माध्यम से यहाँ पर एक तरफ जो आर्टिकल हैं वो दे रखे हैं और उन आर्टिकल्स में कौन कौन से प्रोविजन है ये दूसरी तरफ दिया हुआ है। अब यहाँ देखना है सुप्रीम कोर्ट को। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। इससे पहले हमने संसद के बारे में देखा था। संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हो सकते थे उनको कवर किया। यहाँ क्रमवार तरीके से चल रहा है। तो आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट हो रहा है और 124 को आप देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान हमें इसमें दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 124वां अनुच्छेद है इसमें एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये वाला प्रोविजन मिलता है। उसके बाद 124 क या 124A जिसे आप कहते हैं, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कहने का मतलब क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो स्थापना है या उसके बारे में जो प्रोविजन है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद 124B को देख रहे हैं आप, या 124 ख कहा जा सकता है। ये हिंदी में रहे चाहे अंग्रेजी में, उसका क्रम आपको याद रखना है। उसको अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो ABCD हो जाएगा और हिंदी में देखेंगे तो क ख ग घ हो जाएगा। अब यहाँ पे 124 ख जो है इसमें आयोग के कार्य हैं, मतलब आयोग कौन कौन सा कार्य करता है। कोई भी आयोग जो है वो स्थापित होता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों में कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये वाली बात। और वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में दी है, फंक्शंस ऑफ कमीशन। यहाँ पर कौन सा कमीशन है तो यही ऊपर वाला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके बाद 124 ग यानी 124 ग या 124C आप कह सकते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, मतलब संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कुछ मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, हालांकि सभी मामलों में नहीं, इसमें भी प्रतिबंध है, लेकिन कहाँ पर उसकी शक्तियाँ काम करती हैं वो देखना है। उसके बाद 125 आर्टिकल नंबर 125, इसमें न्यायाधीशों को वेतन आदि का जो प्रावधान है वो दिया हुआ है, सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस। इसके बाद 126 को देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति ये है आर्टिकल नंबर 126। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक, इसके बाद 127 को देखिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 127 यानी अनुच्छेद 127 के अंतर्गत प्राप्त होता है। यहाँ वही चीज़ अंग्रेजी में है। उसके बाद 128 को देखिएगा तो 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का जो मामला है उसका प्रोविजन यहाँ से दिखाई देता है, मतलब अटेंडेंस और रिटायर्ड जजेस। यहाँ देखिएगा, अटेंडेंस और रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आर्टिकल नंबर 129 को देखिए तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ जो इसके प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 129 में हमें दिखाई देते हैं। इसे जरा सा ऊपर कर लिया जाए और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो अनुच्छेद 130, ठीक, इसमें उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है, उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में, और वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में दी हुई है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद 131 को देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। यहाँ पर समझने जैसा कुछ नहीं है, ये फैक्ट है और फैक्ट को सिर्फ रटना है। लिस्टिंग का मेन पर्पज़ यही है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो नहीं होते हैं। जो पॉलिटी के डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ हैं उनसे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ मेन पर्पज़ यही है कि कम से कम समय लिया जाए और जो पूरी लिस्टिंग का डाटा है वो आपको एक बार दिखा दिया जाए ताकि आप बेहतर रिवीजन कर पाएँ। ठीक, तो यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना एक्सप्लेन भी किया जाएगा। फिलहाल देखिए, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता ये आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल नंबर 131 है और 131 का जो प्रोविज़न है वो यहाँ भी दिया हुआ है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है। ठीक, थोड़ा ऊपर नीचे है, ये हिंदी वाला नीचे आ गया है, अंग्रेजी वाला हल्का सा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद 131A को देख सकते हैं आप, ये तो 131 को हमने देखा। उसके बाद 131 क को देखते हैं तो केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार, और ये रिपेल्ड है, मतलब इसे निरस्त कर दिया गया है। ये जो प्रोविज़न आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ अंग्रेजी में भी है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। ये रिपेल्ड है तो इसके बारे में आप जानते रहिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। रिपेल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, इससे प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना बनती है, क्योंकि इस प्रकार के जो निरस्त वाले होते हैं उनसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद 132 को देखते हैं। इसमें सभी जितने भी दिए हैं अनुच्छेद वो सभी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये भी सच है कि सबको रटा नहीं जा सकता, कुछ लोगों को रटा रहता है तो वो मतलब योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये रटना इतना आसान नहीं है। तो आप एक बार पढ़ते रहिए इसको, मतलब दिन भर में एक बार पढ़ लिया कीजिए, तो इससे ये दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये वाला जो प्रोविज़न है वो इस वाले अनुच्छेद में है, और वहाँ जब 4 विकल्प आप देखेंगे तो उसमें से पहचान में आ जाएगा। यही काम करना है। तो देखिए इसमें 132 यहाँ पे है, और 132 में ये कहा गया कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में अपीलों में
उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय से जो अपील होती है उसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलीय अधिकारिता है उसका प्रोविजन हमें 132 जो आर्टिकल है उसमें दिखाई देता है। और वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में है, अपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, यहाँ याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 133, उच्चतम न्यायालय से सिविल विषयों के संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये आप देख रहे हैं। और ये है 133वां जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें वही चीज़ हाई कोर्ट्स इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। इसके बाद 134 को देखिएगा तो आर्टिकल नंबर 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता है उसके प्रोविजन दिखाई देते हैं। यहाँ उसी का अंग्रेजी वर्जन है। इसमें ये कहा गया अपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, यहाँ जो क्रिमिनल मैटर का रिगार्ड है उसके संदर्भ में। इसके बाद आगे चलें तो 134A या 134 का आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए होता है या उससे संबंधित जो प्रोविजन है उसका प्रावधान यहाँ किया गया है। यहाँ वही चीज़ अंग्रेजी में है। ये 134 को देख रहे हैं या 134A को, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 135 135वां जो अनुच्छेद है इसमें विद्यमान विधि के अधीन यानी जो तत्काल में मौजूद कानून है उसके अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारी और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोगतव्य होना। थोड़ा से शब्द इसमें कठिन है तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देख सकते हैं। 135 यहाँ पे है, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। यहाँ जो प्रावधान है इन्हें आप देख रहे हैं, ये है जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट। तो इसे ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। इसके बाद 136 को देखिएगा तो आर्टिकल नंबर 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की जो विशेष इजाजत है उससे संबंधित प्रोविजन दिखाई देते हैं। और वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 137 यहाँ पे तो निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के द्वारा, मतलब जो निर्णय या आदेश होते हैं उनका उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के संबंध में जो प्रोविजन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़े से अधूरे सेंटेंस हैं तो जिस प्रकार से प्रोविजन दिया है उसी हिसाब से सेंटेंस दिए हुए हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ पहचानने के उद्देश्य से दिया हुआ है। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं 138 को देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो है इसके बारे में प्रावधान है, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं इनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 139 को देखें तो कुछ रिटों को निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट होती हैं उसके संबंध में यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो आप देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 139 में, यहाँ पर वही चीज़ कही गई, कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। इसके बाद 139A या 139 को आप देख लीजिए, कुछ मामलों का अंतरण, जो प्रोविजन इसके अंतर्गत है वो कौन सा है, कुछ मामलों का अंतरण। और वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। अंतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। इसके बाद 140 को देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसी की बात हो रही है, तो यहाँ उसकी जो अनुषंगिक शक्तियाँ हैं उसका ब्यौरा प्राप्त होता है। और उसके बाद 141 को देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, ये जो प्रोविजन है ये यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसके बाद 142 को देखते हैं तो 142 इसे जरा सा ऊपर कर लिया जाए। 142 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो डिक्रियां हैं और आदेश हैं उनका प्रवर्तन और प्रकटीकरण करने के बारे में जो आदेश है उसका प्रावधान यहाँ पर दिखाई देता है। ये है आर्टिकल नंबर 142 और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है यहाँ आप देख लीजिए, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा, यहाँ आपने देखा। इसके बाद 143 को देखिएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये है आर्टिकल नंबर 143। इसके बाद आर्टिकल नंबर 144 को देखते हैं तो सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो नीचे दिया है। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 144 या 144 है, जिसमें ये कहा गया कि सिविल और न्यायिक जो प्राधिकारी हैं उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देखिएगा, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 144 का अनुच्छेद नंबर, नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए थे और ये रिपेल्ड है अर्थात निरस्त है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, ये रिपेल्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 145 को देखते हैं तो न्यायालय के नियम आदि का जो ब्यौरा है वो इससे प्राप्त होता है, रूल्स ऑफ द कोर्ट एक्सेट्रा। आदि का मतलब है कि इसमें और भी प्रावधान जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मुख्य प्रावधान है उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद 145 को देखते हैं
तो न्यायालय के नियम आदि का जो ब्यौरा है वो इससे प्राप्त होता है। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं 145 यानी रूल्स ऑफ द कोर्ट, उसके बाद 146 यहाँ नीचे है। 146 में ये कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय आदि का जो निपटारा है या उससे संबंधित जो प्रोविजन है वो इस अनुच्छेद में वर्गीकृत किए गए हैं। और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद 147 में क्या है, तो 147 में निर्वचन है यानी इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। जो इंटरप्रिटेशन का प्रावधान है वो हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 147 में। अभी हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के विषय में संबंधित अनुच्छेदों को देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस टेबल में और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके संबंध में जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानकारी दी हुई है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 148 से स्टार्ट होता है। 147 तक तो हमने सुप्रीम कोर्ट वगैरह को देखा, कोर्ट का जो पूरा सिस्टम था। अब यहाँ पर जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में देख लेते हैं, यानी जिसे आप कैग कहते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो पद का ब्यौरा है ये आर्टिकल नंबर 148 पे हमें प्राप्त होता है। इसके बाद 149 में क्या चीज़ें हैं, तो इसी के बारे में है, इससे कुछ भिन्न तो नहीं है, लेकिन उसमें जो प्रोविज़न है वो किस तरह के हैं। मतलब ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसके क्या कर्तव्य हैं। जब ये पद बनाया गया, इस पद का सृजन किया गया, तो इसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, बिना उद्देश्य के तो बनाया नहीं जाएगा। तो जो ड्यूटीज़ इसकी हैं, मतलब इसके कर्तव्य हैं, उनका पूरा प्रोविज़न इसमें दे रखा है। और इसकी शक्तियाँ, इसकी पावर्स, इसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं उसका भी ब्यौरा प्राप्त होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 150 यानी 150वां अनुच्छेद, उसमें संघ के और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप, ये जो सिस्टम है या प्रोविज़न है वो दिखाई देता है। मतलब फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। इसके बाद संपरीक्षा प्रतिवेदन, ये भी महालेखा परीक्षक के ही दायरे में आने वाली चीज़ है। 151 को आप देख रहे हैं, यानी ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही। तो यहाँ तक हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को देखा। अब इसके बाद जो अगला नंबर है वो है राज्यपाल का, यानी गवर्नर, जो कि स्टेट में एक राष्ट्रपति की तरह से ही उसी की हैसियत से काम करता है। तो यहाँ देखिए, पहले तो राज्यपाल के पद की जो पूरी परिभाषा है यानी पद का ब्यौरा है वो हमें आर्टिकल नंबर 152 में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 152 में इसका जो पूरा ब्यौरा है वो दिया गया है। अच्छा ये बताइए, राज्यपाल का जो पद है वो संविधान में कहाँ से, मतलब किस स्रोत से लिया गया है। संविधान में बहुत सारी चीज़ों को भिन्न भिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे कि कुछ अन्य देशों के संविधानों से, और कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी ली गई है, यानी 1935 वाला। तो आपको ये बताना है कि राज्यपाल के पद का जो डाटा है या ब्यौरा है वो स्रोत, उसका स्रोत क्या है या वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ आप देखें, परिभाषा इसकी जो है वो 152 में है, यानी डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल होंगे यानी 153। तो 153 आर्टिकल जो है उसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। इसके बाद आर्टिकल नंबर 154, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, इसका जो प्रावधान है या प्रोविजन है वो 154 में दिखाई देता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 155 को देखते हैं, तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का जो पूरा प्रावधान है वो दिया हुआ है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इसके बाद 156 को देखते हैं, राज्यपाल की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसके बाद 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, मतलब कौन सी योग्यता रहेगी या कौन सी काबिलियत रहेगी तो राज्यपाल के पद पर बने रह सकते हैं, और कौन सी योग्यता नहीं रहेगी तो नहीं रह सकते हैं। तो वो सारे जो प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 157 में दिए हुए हैं। अर्हता का मतलब क्वालिफिकेशन होता है, यहाँ वही चीज़ अंग्रेजी में है, क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। इसके बाद 158, पद के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं, बन तो गए लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म और कंडीशन होता है जो कि मानना पड़ता है, या उसके दायरे से बाहर होने पे फिर पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पद के लिए शर्तें दी हुई हैं, और इसकी जो अंग्रेजी वाली भाषा है वो यहाँ पे है, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। इसके बाद 159 को आप देखें तो राज्यपाल के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। इसके बाद आर्टिकल नंबर 160 को देखते हैं, तो अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन अर्थात डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। इसके बाद 161 को देखते हैं, आर्टिकल नंबर 161, क्षमा आदि के कुछ मामले जो होते हैं, मतलब जो दया याचिका होती है उसके आधार पे, तो क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति होती है, ऐसी ही शक्ति आपने पीछे प्रेसिडेंट की देखी है, तो वैसे ही तो वो जो राज्यपाल की पावर है उसके बारे में ब्यौरा हमें आर्टिकल नंबर 161 से प्राप्त होता है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा, मतलब वो क्षमा कर सकता है या सजा को छोटा करवा सकता है, ये सब चीज़ें। इसके बाद आर्टिकल नंबर 162 को देखते हैं, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उसका जो पूरा प्रोविजन है या प्रावधान है वो हमें यहाँ से दिखाई देता है, जो कि है आर्टिकल नंबर 162 या 162। इसके बाद नीचे देखिए, अब एक और नई टेबल है, ये क्रम से अनुच्छेद चल रहे हैं लेकिन उसमें किन क्षेत्रों के प्रावधान दिखाई देते हैं उनको एक मोटी हेडिंग में डाल दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो।
तो राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में जो डाटा है वो आर्टिकल नंबर 163 से स्टार्ट होता है और 167 तक इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देती हैं। अब देखिए अनुच्छेद 163 यहाँ पे है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा कहा गया। ये संविधान में कहा गया तथ्य है और इसका ब्यौरा हमें प्राप्त होता है आर्टिकल नंबर 163 से, जिसमें कि ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस, एड का मतलब सहायता और एडवाइस मतलब सलाह, तो ये दोनों काम ये गवर्नर को देने का काम करेंगे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 164 को देखते हैं, तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। इसके बाद 165 को आप देखें, राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये जो पद है या इसका जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल नंबर 165 में दिखाई देता है और ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इसके बाद 167 यहाँ पर है, राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे राष्ट्रपति को जानकारी देना ये जो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है यानी प्रधानमंत्री, उसका उत्तरदायित्व होता है। ठीक वैसे ही राज्य स्तर पर जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी आवश्यक मामले हैं, उसकी सूचना राज्यपाल को देना ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। ठीक, तो उसके बारे में डाटा जो है वो 167 में दिखाई देता है। ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द, यहाँ आप देख सकते हैं, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एक्सेट्रा। ETC का मतलब है कि इसमें और भी जो प्रोविजन है वो जुड़े हुए हैं, मतलब सिर्फ यही एक लाइन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन बहुत सारी चीज़ों को एक तरफ करके जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उतना यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने राज्य की मंत्रिपरिषद यानी स्टेट मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के बारे में देखा। अब इसके बाद जो अगला वाला है वो है स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य का विधानमंडल। अब ये कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान होते हैं, कौन सा किस आर्टिकल में आता है, आइए देखते हैं। तो इसमें आप देखें कि आर्टिकल नंबर 168 पहले है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट यानी राज्यों के विधानमंडलों का जो गठन है उसका पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 169 को देखते हैं, तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन यानी एबोलिशन और सर्टेन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं स्टेट की, उनके बारे में कहा गया है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 170 को आप देखें तो विधानसभाओं की संरचना हमें इसमें दिखाई देती है यानी कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और विधान परिषदों की संरचना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का जो यहाँ ढांचा है उसके बारे में हमें 170 और 171 में दिखाई देता है, ये आर्टिकल नंबर है। तो आर्टिकल नंबर 171 को अगर देखा जाए तो विधान परिषदों की संरचना इसमें है और उसी का अंग्रेजी फॉर्मेट यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके बारे में हमने आर्टिकल देखे 170 और 171। इसके बाद 172 को देखते हैं, राज्यों के विधानमंडलों की जो अवधि है यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि राज्य के विधानमंडलों के लिए जो सदस्यता के लिए अर्हता थी उसको हम लोग कवर कर चुके थे। 174 को देखिए, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में जो प्रावधान है वो हमें दिखाई देते हैं आर्टिकल नंबर 174 में। और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोपेगेशन एंड डिजोल्यूशन, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये प्रोरोगेशन है, माफ़ कीजिएगा, तो प्रोरोगेशन एंड डिजोल्यूशन की बात जो है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, 175 को देखते हैं। तो सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनका संदेश भेजने का जो, या उन तक संदेश भेजने का जो राज्यपाल का अधिकार है, जैसे पीछे आपने राष्ट्रपति के बारे में देखा था जो कि ज्वाइंट सेशन को संबोधित करता था, तो वैसे ही यहाँ पर अधिकार राज्यपाल के पास भी है। तो उसका जो प्रावधान है वो 175 में दिखाई देता है यानी राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस एंड हाउसेस। इसके बाद 176 को देखें तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, ये वाला प्रोविजन मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट, तो 177 को आप देख सकते हैं, 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के जो अधिकार हैं उनका प्रोविजन दिखाई देता है यानी राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेस। इसके बाद 178 को देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में या उनके पद के ब्यौरे के बारे में इसमें दिया हुआ है और वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है, मतलब द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद 179 को देखिए, जब पद का ब्यौरा है तो पद रिक्त होगा तब उसके बारे में क्या प्रावधान किया जाएगा, इसके बारे में भी डाटा मिलना ही है। तो यहाँ वही दिया हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये वाला जो प्रोविजन है वो हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 179 में। और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, वैकेशन एंड रेजिग्नेशन
ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसके बाद 180 को देखिएगा, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों की शक्ति। मतलब मान लीजिए किसी चांसवश या कारणवश जो अध्यक्ष है वो अनुपस्थित हो जाता है या पद पर नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या चाहे जो स्थितियां हों, तो ऐसी परिस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है वो कार्यभार संभालता है, तो उसकी जो पावर्स होती हैं उसका ब्यौरा यहाँ से प्राप्त होता है। तो पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 181 को देखते हैं। तो 181वें नंबर के इस आर्टिकल में ये कहा गया कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब उनके ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने पद पर बने रहने के काबिल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो पीठासीन नहीं हो सकते। मतलब वो अपना जो काम है या जो आरूढ़ होने वाली गद्दी पर बैठने वाली बात है वो नहीं कर सकते। तो वही चीज़ जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे आप अंग्रेजी में भी देख रहे हैं, जिसमें ये कहा गया, इसे आप देख लीजिए। मतलब द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कॉन्सिडरेशन। मतलब जब ये अंडर कॉन्सिडरेशन होगा तो इस प्रकार से ये पीठासीन नहीं हो सकते। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 182 को देखते हैं। 182 में ये कहा गया कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा, मतलब उसके बारे में जो प्रावधान है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। पीछे हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देखे, अब यहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही है जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं। ठीक जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पर स्थितियाँ होती हैं। मतलब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। वही हाल यहाँ पर भी विधानसभा और विधान जो परिषद होती है उसके अंदर होता है। अब देख लीजिए, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का जो पद है उसके बारे में डाटा हमें प्राप्त होता है 182 से। उसके बाद 183 को देखते हैं। तो सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल नंबर 183 में दिखाई देते हैं। यानी वैकेशन एंड रिजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इसके बाद आगे चलते हैं तो 184 है और इसमें सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में काम करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक वैसे ही जैसे पीछे हमने जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाला था उसमें देखा था। तो बस यहाँ आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है 184, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए 185, जैसे वहाँ पर था कि कोई आरोप चल रहा है और उन्हें हटाने की बात चल रही है और ऐसे में वो पीठासीन नहीं हो सकते, तो वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद में भी हाल होता है। मतलब जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब अंडर कॉन्सिडरेशन है, तो ऐसी कंडीशन में वो पीठासीन नहीं हो सकते हैं। और उसी का जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ, ये हिंदी वाला देखा आपने और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब ये कहा गया है ना कि वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कॉन्सिडरेशन। इसके बाद नेक्स्ट 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति, इनके दोनों के, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों के जो यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 186 में। और यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इसके बाद नेक्स्ट 187, तो राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, इसका जो प्रोविजन है वो हमें दिखाई देता है, यानी सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद 188, तो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी जो ओथ और अफर्मेशन है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 189, यानी 189वां अनुच्छेद, और इसमें सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, इन जितनी भी चीज़ें हैं उनके प्रोविज़न यहाँ से दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ आप देख लीजिए 189 की बात हो रही है, मतलब वोटिंग इन हाउसेस। इसके अलावा पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट और नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, मतलब यहाँ पे जो नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज हैं और कोरम है उसके साथ काम करने की जो शक्ति है, मतलब कितनी सदस्य संख्या रहेगी तो इनकी कार्रवाई हो सकती है, इस चीज़ को कोरम के तौर पे देखा जाता है। तो वो सारे प्रोविज़न हमें दिखाई देते हैं आर्टिकल नंबर 189 में। इसके अलावा वोटिंग इन हाउसेस का जो प्रोविज़न है वो भी इसी में रखा गया है। इसके बाद 190 को देखते हैं। तो 190 में ये कहा गया कि वैकेशन ऑफ सीट्स, यानी स्थानों का रिक्त होना, तो उनको भरने की या उनके बारे में क्या प्रक्रिया है उसका प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है। इसके बाद 191 को देखिए, तो सदस्यों के लिए निरर्हताएं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, मतलब ऐसा कौन सा काम होगा या ऐसी कौन सी दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से मेंबरशिप छीन ली जाएगी। उसके बाद 192 को देखिएगा, तो आर्टिकल नंबर 192 में सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ये आप देख रहे हैं 192, मतलब डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर।
इसके बाद 193 ये नीचे ही है यहाँ पर, और इसमें अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्मित किए जाने पर बैठने और मत देने की जो शास्ति है उसका प्रावधान हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 193 यानी 193 में। इसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेनाल्टी फॉर सिटिंग, यहाँ देखिएगा, पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं तो 194 को आप देख रहे हैं, विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के अलावा विशेषाधिकार आदि जो है, और इसमें सदस्यों के वेतन वाला जो है ये अलग है। यहाँ पर देखिएगा आप तो ये 195 अलग है, मतलब ये कायदे से इस लाइन में होना चाहिए था। तो पहले यहाँ तक देखते हैं, विशेषाधिकार आदि तक कहने का मतलब क्या, विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और उनके विशेषाधिकार। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑफ मेंबर्स एंड कमेटीज देयर ऑफ। इसके बाद 195 को देखें तो सदस्यों के वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है, और उसी को यहाँ अंग्रेजी में दिया है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट 196 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो उपबंध हैं वो हमें दिखाई देते हैं 196 में, और उसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। इसके बाद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निलंबन, ये जो प्रोविजन है वो हमें दिखाई देता है अनुच्छेद 197 में, और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ, यहाँ आप देख लीजिएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर देन मनी बिल, ये एक इसमें जो फंडा है उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, धन विधेयकों से जो भिन्न विधेयक है उन्हीं के बारे में, धन विधेयक नहीं। यहाँ देखिए 198, तो 198 में धन विधेयकों के बारे में विशेष प्रक्रिया है। यहाँ पर आपने समझा ना कि यहाँ पे भिन्न विधेयकों की बात क्यों हो रही है, क्योंकि धन विधेयक यानी मनी बिल को अलग से इसमें लिया गया है। तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो 198 में दिखाई देता है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। इसके बाद 199 में धन विधेयक की परिभाषा, जैसे पीछे हमने देखा था कि कौन सा विधेयक धन विधेयक हो सकता है, तो यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा ये 199 यानी 199वें अनुच्छेद में दिखाई देती है, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें आप देख रहे हैं, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल्स। इसके बाद 200 मतलब अनुच्छेद संख्या 200, और इसमें विधेयकों पर अनुमति ये प्रोविजन दिखता है, यानी आप देख रहे हैं एसेंट टू बिल्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 201, इसमें विचार के लिए आरक्षित जो विधेयक होते हैं उनका पूरा प्रावधान उनके बारे में दिया हुआ है, यानी बिल रिजर्व फॉर कॉन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के विचाराधीन जो बिल रखे जाते हैं या विधेयक रखे जाते हैं उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। इसके बाद 202 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का ब्यौरा प्राप्त होता है, यानी आप देख लीजिए एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। इसके बाद 203 को देखें तो विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में जो प्रक्रिया है, यानी प्रोसीडर इन लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। इसके बाद 204 विनियोग विधेयक, इस पर प्रश्न आया हुआ है पहले भी, इसको ध्यान दीजिएगा। विनियोग विधेयक का जो प्रोविजन है वो 204 नंबर के आर्टिकल में है, और इसमें आप इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देख रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल्स। इसके बाद 205 को देखिएगा, ये जस्ट नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर अनुपूरक, अतिरिक्त तथा यहाँ आप देख लीजिए या शब्द लगा हुआ है, मतलब इनमें से कोई एक, तो अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ये तीन चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे दिया है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। इसके बाद 206 को देखिए, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान, ये जो तीन प्रकार के अनुदान है इनका प्रावधान हमें दिखाई देता है अनुच्छेद 206 में। मतलब यहाँ पर कहा गया कि वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। इसके बाद नीचे देखिएगा 207 को, तो वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है, यानी स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स, उसका पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर दिखाई देता है। प्रक्रिया के नियमों की बात की जाए यानी रूल्स ऑफ प्रोसीडर, तो 208 में है। 209 को जरा देखिएगा, 209 में ये कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा जो विनियमन किया जाता है उसका प्रावधान हमें आर्टिकल नंबर 209 या 209 में दिखाई देता है। यहाँ वही चीज़ कही गई है, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीडर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। इसके बाद 210 को देखिएगा, यानी 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक ऐसे ही हमने पीछे संसद के जो सदन है वहाँ पे प्रयोग की जाने वाली भाषा पर अनुच्छेद को देखा था, यहाँ राज्य स्तर की बात हो रही है। तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा यानी लैंग्वेज टू बी यूज इन लेजिस्लेचर, ये 210 है। उसके बाद 211 को देखें तो विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर। इसके बाद 212 को देखिएगा तो न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, यानी कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे पीछे हमने देखा था ना कि जो न्यायालय है उसके द्वारा संसद की जो कार्यवाहियां हैं
या उसकी जो कार्यवाहियाँ की जाती हैं उनकी जांच न किया जाना। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी है, विधानमंडल के बारे में वही प्रावधान है और ये है आर्टिकल नंबर 212। इसके बाद 213वां जो इसमें लास्ट है उसको देख लेते हैं। तो विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, जैसे पीछे हमने यही विश्रांति काल में राष्ट्रपति की शक्ति देखी थी वैसे ही। तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, बस आपको आर्टिकल दिमाग में रखने हैं। तो यहाँ पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमिलिगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, ये जो प्रावधान है ये आर्टिकल नंबर 213 में यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हाई कोर्ट। पीछे हमने जो विधान परिषद और विधानमंडल वाला पूरा डाटा था उसको देखा। अब यहाँ से जो उच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद हैं उनको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 214 यानी 214, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब हर राज्यवार एक सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा प्रोविजन यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि हर राज्यवार नहीं होता है, कुछ मामलों में कुछ जो हाई कोर्ट होते हैं वो कई सारे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अधिकतर मामले हैं या अधिकांश मामले हैं उसमें ऐसा देखा जाता है। तो हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। इसके बाद 215 को देखिए, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देखा था वैसे ही यहाँ प्रावधान हमें जो हाई कोर्ट है उनके विषय में दिखाई दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके बाद उच्च न्यायालयों का गठन, ये 216वें अनुच्छेद में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। इसके बाद 217 की अगर बात करें, आर्टिकल नंबर 217, तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की जो शर्तें हैं वो दे रखी हैं। और आर्टिकल नंबर 217 को आप यहाँ देखें तो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद 218 को देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर लागू होना। तो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स, ये जो प्रोविजन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 219 को देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो मामला है उसका प्रोविजन किया गया है। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो 219वां है ओथ और अफर्मेशन, इसे आप देख लीजिए, ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद आर्टिकल नंबर 220 को देखिएगा, यहाँ पे स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, ये जो पूरा प्रोविजन है ये है आर्टिकल नंबर 220 यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस। यहाँ आप देख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। इसके बाद 221 को देखिए तो इसमें सैलरीज वगैरह का जो ब्यौरा है, मतलब जजों की जो सैलरी होती है उसके बारे में डाटा प्राप्त होता है। 222 को देखते हैं यानी 222वां, इसमें किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण यानी जो ट्रांसफर होता है उसकी बात हो रही है, यानी ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। 223 को देखिएगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके बाद 224, इसमें ये कहा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। इसके बाद 224 क यानी 24A भी आप इसे कह सकते हैं अंग्रेजी वाले में, उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये जो मामला है इसमें आप देख लीजिएगा 224A जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एज सिटिंग ऑफ हाई कोर्ट्स। इसके बाद 225 को देखिएगा, यहाँ पे है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। ये जो प्रोविजन है ये 225वें अनुच्छेद में दिखाई देता है, यानी जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। इसके बाद 226 को आप यहाँ देखिएगा, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स, यानी कुछ रिट निकालने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है उसके बारे में प्रावधान यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर 226 का नंबर का जो अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद 226 यानी जो पिछला वाला अभी अभी हमने देखा है उसके अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं होगा, और ये वाला जो आर्टिकल है इसको रिपेल्ड कर दिया गया है, अर्थात ये निरस्त है। और इसका जो यहाँ अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज नॉट टू बी कंसीडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226, ये रिपेल्ड है। इसके बाद 227 को देखिएगा, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की विस्तार वाली जो शक्तियां हैं उसका प्रावधान यहाँ पर दिखाई देता है, और उसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, मतलब यहाँ हाई कोर्ट की जो सर्वोच्चता है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद 228 को देखते हैं तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी ये 228 यानी 228वां है, तो ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। इसके बाद 228 यहाँ इसका जो क वाला पार्ट है, या आप इसे कह सकते हैं पार्ट ए, उसमें अगर देखा जाए तो राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं, और ये भी रिपेल्ड है यानी निरस्त है। स्पेशल प्रोविजन एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट्स लॉ, ये रिपेल्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 229 को देखते हैं, नीचे है 229 में कहा गया कि ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट का पूरा खर्चा पानी है उसके बारे में इसमें ब्यौरा प्राप्त होता है।
और उसके बाद 230 को आप देखें तो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर जो नियंत्रण है, मतलब यहाँ इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको आप देख लीजिए, ये है 230, एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद नेक्स्ट 231, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, मतलब एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो एक से अधिक राज्यों में, एकाधिक राज्यों में भी काम कर सकता है और ऐसा होता भी है। तो उसका जो प्रावधान है वो 231वें अनुच्छेद में दिखाई देता है, मतलब 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। और 232वां जो है उसे आप देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन का जो ब्यौरा है वो इसमें दिखाई देता है, लेकिन ये निरस्त है, व्याख्या शक्ति जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ तक हमने हाई कोर्ट के बारे में जो प्रावधान थे उसको देखा। अब इसके बाद जो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उनके बारे में कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक उनका प्रावधान है, इसे हम आगे देखने वाले हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 233वें से स्टार्ट होता है ये और नीचे तक गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अलावा भी एक जो छोटे स्तर होते हैं या सेक्शनल लेवल होता है वहाँ पे कोर्ट्स होते हैं। ये मामलों की सुनवाई करने के उद्देश्य से ही होते हैं। अगर सारे मामलों का बोझ जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट या केवल हाई कोर्टों पर ही डाल दिया जाएगा तो मामले की एक भी कायदे से सुनवाई नहीं हो पाएगी और पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसे ही इसमें जो सहयोगी कोर्ट है उनकी स्थापना होती रहती है और जब इन कोर्ट से भी काम नहीं चलता है तो उसके बाद ट्रिब्यूनल बनते हैं विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए। और इन सब के बावजूद न्याय की बड़ी किल्लत है, न्याय मिलने में अभी भी बहुत देर हो जाती है। खैर ये अलग मामला है। तो यहाँ देखा जाए आर्टिकल नंबर 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, इसका जो प्रोविजन है वो इसमें दिखाई देता है। आर्टिकल नंबर 233A को अगर देखा जाए तो कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए जो निर्णय हैं उनका विधि मान्यकरण, ये वाला जो प्रोविजन है वो यहाँ पे दिखता है। वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट्स एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। इसके बाद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल सर्विसेज। इसके बाद 235 को देखिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। निर्वचन को अगर आप देखें तो ये 236 है, यानी इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। इसके बाद 237 को अगर देखा जाए तो इसमें ये कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ देयर चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लॉसेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स, मतलब कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। और पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य, ये जो प्रोविजन है इसको रिपेल कर दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 238 को देखिए, आर्टिकल नंबर 238, इसमें राज्य के भाग 6 वाले जो प्रावधान है, मतलब भाग 6 संविधान वाला, उसके जो प्रावधान है उनका पहले अनुसूची के भाग बी में लागू होना, और ये भी रिपेल्ड है। ये वाला जो प्रोविजन है इसको भी रिपेल्ड कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्ट 6 टू स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये रिपेल्ड है, इसे आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूनियन टेरिटरी का जो फंडा है, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, और इनके जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242 तक दिखाई देंगे। लेकिन आगे की बातें होंगी अगले वीडियो में, इसमें इतना है। तब तक के लिए नमस्कार।